Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing a few MCQs from banking regulation and business laws, and it will be very useful for your CAB examination. And this lecture is a part of our CAB free online classes initiative, जिसमें हर हफ्ते Monday to Saturday we discuss a few MCQs from different subjects of CAB examination. So let's start with the first question. In which of the following cases the mortgagee has the right to sell the mortgaged property without court's intervention? तो मान लीजिए कि ये पर्सन ए है, इसको लोन चाहिए एसबीआई बैंक से, तो ये एसबीआई बैंक के पास जाएगा एंड ही आस्क फॉर द लोन. तो एसबीआई बोलेगा आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. तो ए क्या करता है, अपना हाउस गिरवी रख देता है एसबीआई के पास. ठीक है, तो ए यहाँ पे कौन है, मॉर्टगेजर. एसबीआई है मॉर्टगेजी एंड हाउस मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है. इफ मिस्टर ए डज नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट, कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता है, सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एसबीआई को वो प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा वसूलना पड़ेगा. सो इन कौन सा ऐसा केस होगा जहां पे एसबीआई बिना कोर्ट इंटरवेंशन के इस घर को बेच के अपने पैसे वसूल सकता है, ये पूछा गया है. पहला स्टेटमेंट है वेयर द मॉर्टगेज इज एन इंग्लिश मॉर्टगेज एंड द मॉर्टगेजर और द मॉर्टगेजी इज ए हिंदू, मोमेडियन, Buddhist or a member of any other race, sect, tribe or class from time to time specified in this behalf by the state government in the official gazette. तो कहते हैं अगर मॉर्टगेज इंग्लिश है और मॉर्टगेजर या मॉर्टगेजी हिंदू, मोमेडियन, बुद्धिस्ट या कोई भी ऐसे सेक्ट या ट्राइब को बिलोंग करता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है गजट में. ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेयर द मॉर्टगेज इज एन इंग्लिश मॉर्टगेज एंड नॉर दी मॉर्टगेजर नाइदर दी मॉर्टगेजी इज ए हिंदू, मोमेडियन एंड बुद्धिस्ट, तो नहीं होना चाहिए. या जो भी ऐसा रेस, सेक्ट या ट्राइब स्पेसिफाइड हो ऑफिशियल गजट में बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है. दूसरा, वेयर द पावर of sale without the intervention of the court is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage deed and the mortgagee is a government. कहते जहाँ पे जो पावर ऑफ सेल है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, ये प्रॉपर मॉर्टगेज डीड के अंदर मेंशन्ड हो कि यहाँ पे अलाउड होगा विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन आपको प्रॉपर्टी सेल करके पैसा वसूलना. स्पेसिफिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट में मॉर्टगेज डीड में लिखा है और जो आपका मॉर्टगेजी है वो गवर्नमेंट है. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, तो बी यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, तो सर्टेन केसेस होते हैं जहां पे बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के प्रॉपर्टी सेल करके हमारा पैसा हम बैंक जो है वसूल सकता है. तो पहली बात तो इंग्लिश मॉर्टगेज होनी चाहिए. इसके अलावा नाइदर द मॉर्टगेजर नॉर द मॉर्टगेजी इज ए हिंदू, मोमेडियन, बुद्धिस्ट या कोई भी रेस, सेक्ट, ट्राइब, क्लास जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हो. इसके बाद या फिर आपकी मॉर्टगेज डीड में एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो और उसमें मॉर्टगेजी कौन है, गवर्नमेंट है. मॉर्टगेजी गवर्नमेंट है. मॉर्टगेजर जिसने गिरवी रखा, जिसके पास गिरवी रखा गया वो गवर्नमेंट है और एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि ठीक है वो पैसे अपने वसूल लेंगे प्रॉपर्टी को बेच के. अगला है जहां पे पावर ऑफ सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन हमारे मॉर्टगेज डीड में लिखा है. ठीक है, एंड द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ वाज ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्टगेज डीड सिचुएटेड, जो प्रॉपर्टी है कहाँ सिचुएटेड है, इन द टाउन्स ऑफ कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और इन एनी अदर टाउन और एरिया जो कि ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है. तो इन केसेस के अंदर विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन भी प्रॉपर्टी जो है वो बेच के बैंक या जो भी मॉर्टगेजी है वो पैसा वसूल सकता है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग आरटीआई 2005. इट वॉज इनैक्टेड टू कंटेन करप्शन. ठीक है, आरटीआई को हमने इनैक्ट किया ताकि करप्शन को कंटेन किया जा सके, बिल्कुल सही है ये. इट रिपील द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. तो आरटीआई लाने के लिए हमने पहले जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट होता था पहले उसको रिपील करके आरटीआई लाया गया. आरटीआई इज मोर पावरफुल देन द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ये भी सही है. इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाला स्टेटमेंट गलत है. जो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं जो डिफाइंड है एक्ट के अंदर उन्हीं पे ही आरटीआई लागू होता है. आप एक प्राइवेट बैंक, एक प्राइवेट कंपनी को जाके नहीं बोल सकते लाइक वी नीड दिस इंफॉर्मेशन. इट इज ओनली फॉर पब्लिक अथॉरिटीज. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो पीआईओज होते हैं वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का पीआईओ है वही ऑर्गेनाइजेशन ही अपना पीआईओ बताती है, गवर्नमेंट नहीं
असाइन करती कि पीआईओ कौन होगा। तो ये दोनों गलत हैं, तो आंसर है यहाँ पे बी 3 और 4, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरटीआई है उसे इनैक्ट किया गया था ताकि जो भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं वो एक्सेस ले सके इंफॉर्मेशन का। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए और जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं अकाउंटेबल हों। इसमें जो भी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जिन्हें, या जिनका मेजर कंट्रोल या फिर मेजर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, ऐसी सारी अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज हैं। तो जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे मेजर शेयर गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए वो सब पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो हम आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन फाइल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे करप्शन कम होता है, कम होने के चांसेस होते हैं, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है कोई भी गलत काम हो उसके लिए। और उससे पहले क्या था, आरटीआई एक्ट से पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 होता था। तो अगर एक अब एसबीआई है, वहां पे एसबीआई में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होगा ये एसबीआई ही बताएगा। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन मींस द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक पीआईओ बनाती है। अगर मुझे एसबीआई से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एप्लीकेशन जो भेजूंगी वो पीआईओ रिसीव करेगा। पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो पीआईओ जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक अथॉरिटी है, वही असाइन करती है कि ये हमारा पीआईओ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आरटीआई फीस? द एप्लीकेशन शाल बी अकम्पनीड बाय अ फीस ऑफ ₹20। जो भी आप आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसमें 20 नहीं, ₹10 की ही सिर्फ फीस है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट कैन नॉट बी पेड इन कैश बट ओनली डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक और इंडियन पोस्टल ऑर्डर। बिल्कुल गलत है ये। चाहे आप कैश में पे करो, डिमांड ड्राफ्ट से पे करो, बैंकर चेक से पे करो, चाहे इंडियन पोस्टल ऑर्डर से पे करो, आरटीआई की फीस आप पे कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। If the information sought concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request. अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं which relates to the life and liberty of someone, तो वो 48 आवर्स के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा आरटीआई रेगुलेशन ऑफ फीस एंड कॉस्ट रूल्स है वो बोलता है कि ₹10 का फीस होगा, चाहे कैश में पे करो, डीडी, बैंकर्स चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, एंड जो इंस्ट्रूमेंट है इज पेबल टू द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो जो आप जो भी पैसे पे कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी के अकाउंट्स ऑफिसर को देंगे। एंड कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने डिपार्टमेंट ए को आरटीआई फाइल किया, लेकिन डिपार्टमेंट ए को लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज बेटर अवेलेबल विद सम डिपार्टमेंट बी, तो वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट को बी के पास ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर अंदर वो ट्रांसफर कर देगा, और उसके बाद जिस भी अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो जितनी जल्दी हो सके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बट विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आरटीआई फाइल करने के बाद। बट इफ इट्स रिलेट टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ समवन, तो फिर 48 आवर्स के अंदर अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। बट यहाँ पे जहाँ पे आपको 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे फिर जो भी चार्जेस हैं जितने भी रिक्वायर्ड हैं आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। फिर अगला है, under RTA 2005, information commissions have been empowered to receive and inquire into a complaint from any person in which of the following cases। देखो पहले तो होते हैं पीआईओ, ओके, एंड अगर पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है तो फिर उसके सीनियर के पास आप अपील कर सकते हैं, एंड वहाँ से अगर आपको उस पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है वो पब्लिक अथॉरिटी, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप अपील फाइल करते हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या पब्लिक अथॉरिटी उसके अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हो। किन किन केसेस में आप अपील करके कंप्लेंट दायर कर सकते हो? Who has been refused access to information requested under this act। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन मांगी आपको मिली नहीं एक्ट के अंडर जो मिलनी चाहिए थी, तो आप ऑब्वियसली कंप्लेंट कर सकते हो।
हु हैज़ नॉट बीन गिवन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया आपको सामने से पीआईओ से या पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। जहाँ पे आपसे जो फीस मांगी जा रही है आपको लगता है कि वो अनरीजनेबल इन आपसे फीस मांगी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हु बिलीव्स ही हैज़ बिन गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप अपील कर सकते हैं, आगे कंप्लेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। When complaint is transferred to other public authority, ये गलत है। देखो, अगर ए के पास इंफॉर्मेशन के लिए आपने आरटीए फाइल किया, बट आरटीए को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो डिपार्टमेंट बी के पास है, तो आपकी एप्लीकेशन विद इन 5 days वो बी को ट्रांसफर कर देगा, तो उसमें कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो इंक्वायर कर सकते हैं, कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं इन सर्टेन केसेस जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, द आईटी एक्ट was introduced on the account of the initiatives of Information Technology Act जो है वो हमने किसके इनिशिएटिव पे हम लेके आए थे? आईटी इंडस्ट्री इंडिया ने बोला था कि एक्ट लेके आओ, इंडियन पार्लियामेंट ने बोला, आरबीआई ने बोला, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे आंसर डी, नन ऑफ दी अबव आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 13 जनवरी 1997 को, एंड दे अडॉप्टेड अ मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ था, ठीक है, इनके कारण इंडिया में भी आईटी एक्ट आया है। क्योंकि जब ये रेजोल्यूशन आया, इस रेजोल्यूशन ने रेकमेंड किया कि जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज की बात हो रही है, वो कंसिडर करें कि इस मॉडल लॉ को, जो मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, अपने देश में भी इसे इनैक्ट करें। अगर ऑलरेडी लॉज हैं तो उन्हें रिवाइज करें, इसके अकॉर्डिंगली अपने देश में भी लॉ बनाएं, ताकि जो भी पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन के ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि जो भी हमारा आईटी से रिलेटेड जो भी है, उसको लेके एक्ट लेके आए। तो इसी कारण इंडिया को भी लगा कि अगर हमें एफिशिएंट डिलीवरी करनी है गवर्नमेंट सर्विसेज की, तो हमारे पास रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह होने चाहिए। तो इंडिया में भी फिर हम लेके आए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, और जिसे पास करके इंडिया में आईटी एक्ट बना था। तो ये सब शुरू कहाँ से? और यूएन से, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एक मॉडल लॉ लेके आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशंस और recommendations. Please call on this number or you can send an email at hello@edutab.co.in. एंड अगर आपको कमेंट करके भी कुछ पूछना है तब भी आप पूछ सकते हैं। We'll try to reply as soon as possible. So that's it for today. Thank you so much.